हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू एंड फ्रेश यूनिट, दैट इज यूनिट 5 एंड द यूनिट नेम इज नेचुरल phenomenon. The chapter is chapter number 9 and the chapter name is air, water and weather. तो इस चैप्टर में हम नेचुरल phenomenon that is air, water and weather के बारे में पढ़ेंगे. Okay. Now, before starting the chapter, student, there are some chapter objectives given. First point, the role of the sun in weather changing. Next point, air. Next point is land breeze. Next point, sea breeze. Next one, water. Next, water pollution. Next one, impure water. Next is purification of water. And the next is underground water. Let's start the chapter. Has it ever happened with you that you went out on a sunny day and suddenly it started raining? Who caused this change in the weather? Surely not the weatherman. It's the sun which causes changes in the weather. The heat of the sun affects the movement of air and changes the form of water, which bring about a change in the weather. आपने कभी देखा होगा कि आप एकदम से बाहर निकलते हो तो जब सनी डे था तो एकदम से बारिश होने लग जाती है, ठीक है, आपके बाहर निकलते एकदम से बारिश होने लग जाती है, तो आप इसके लिए किसको दोष दोगे? आप वेदरमैन को बोलोगे इसके लिए? नो। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इसके लिए सन रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि सन ही है जो क्रिएट करता है पूरे वेदर को. ओके, सन की जो हीट है वो ही क्रिएट करती है पूरे वेदर को. ओके, अब जैसे सन जो है जैसे ही जो सन का हीट है वो अफेक्ट कर देता है किसको? मूवमेंट ऑफ एयर को भी अफेक्ट कर देता है, वाटर की मूवमेंट को भी अफेक्ट कर देता है, फॉर्म ऑफ वाटर को भी अफेक्ट कर देता है, जिससे कि वेदर में हमें चेंजेस दिखने को मिलते हैं. और वेदर कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है, कांस्टेंट फॉर्म में नहीं रहता है, वो हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है. कभी एकदम से सन जो है वो शाइन कर रहा होता है और फिर एकदम से क्या हो जाता है, छाँव हो जाती है, फिर एकदम से बारिश हो जाती है. तो वेदर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो एकदम से चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है. ओके, नाउ हियर इट इज सेइंग दैट weather is the condition of the atmosphere surrounding us at a particular time in terms of temperature, atmospheric pressure, wind and moisture. अब weather जो है वो condition है atmosphere का जो कि एक particular time में same नहीं रहता है, ठीक है. in times of temperature, atmospheric pressure, wind and moisture उसकी वजह से वो change होता रहता है, ठीक है. Now here it is saying that the weather can be hot, cold, windy, dry or humid. But weather जो है वो hot भी हो सकता है, cold भी हो सकता है, windy भी हो सकती है, dry और humid भी हो सकती है. Okay. In this one is the role of the sun in weather changing. अब क्या role है sun का weather changing में? So the sun and the movement of the earth play an important role in the change of the weather. When the sun rises or sets, its rays are slanting. So mornings and evenings are cool. At noon the sun rays fall directly on earth. Therefore the noon time is the hottest part of the day. अब सन जो है, जब सन का मूवमेंट होता है, ठीक है, सन एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है चेंज ऑफ वेदर में. जब सन राइज करता है, सेट करता है, तो उसकी जो किरणें होती है, जो रेज होती है, वो स्लैंटिंग फॉर्म में आती है हमारे अर्थ में. तो इससे क्या होता है कि आपने नोटिस भी किया होगा कि जो मॉर्निंग और इवनिंग टाइम होता है वो काफ़ी ठंडा होता है एज कम्पेयर टू द आफ्टरनून टाइम, क्योंकि आफ्टरनून टाइम में सन जो है वो ओवरहेड होता है, एकदम बीचों बीच होता है, जिसमें क्या होता है कि सन की रोशनी हमें एकदम से मिलती है, हीट एंड लाइट मिलता है, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी दोपहर के टाइम में हमें लगता है. आपने समर टाइम में ऐसा फील किया होगा स्टूडेंट. आप यहाँ पर देख सकते हो सन की इमेज आपको दी गई है. Now the next point is that the sun causes the wind. The sun heats the air near the land. The hot air spreads and becomes lighter. The light hot air rises up. Cooler air flows down to take its place. This cooler air flowing in is called the wind. So the sun causes the wind to blow. तो यहाँ पर हमें बताया कि जो सन की हीट है वो सन जो है वो क्या कर देता है, एयर को भी हीट अप कर देता है, ठीक है, वो हवा जो कि लैंड के आसपास है. तो जो हवा लैंड के आसपास है वो हॉट एयर है. हॉट एयर फिर क्या होता है, एकदम से स्प्रेड हो जाती है और वो एकदम लाइटर फॉर्म हो जाती है, क्योंकि हॉट एयर जो होता है वो वेट वाइज अगर देखा जाए तो लाइट होती है एज कम्पेयर टू कोल्ड एयर. कोल्ड एयर थोड़ी हैवी होती है. ओके, तो हॉट एयर जब लाइट फॉर्म में होती है तो वो ऊपर की तरफ चले जाती है और उसकी जगह कौन ले लेता है, कोल्ड एयर ले लेता है. और वो जो कोल्ड एयर है जो नीचे की तरफ फ्लो हो रही है अब, ठीक है, वो क्या है, वो हमारी विंड है. ओके, सो हम बोल सकते हैं कि जो सन है वो कॉज करता है विंड टू ब्लो. ओके,
नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द सन कॉजेज चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ वाटर। अब सन ही है जो स्टेट ऑफ वाटर को चेंज करता रहता है, वाटर की जो थ्री फॉर्म्स है सॉलिड लिक्विड गैस उसमें वो चेंज करता रहता है। ओके, द सन ऑल्सो चेंजेस द स्टेट ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर एंड वेपर टू वाटर एंड टू आइस, दिस रिजल्ट इन द चेंज ऑफ वेदर। सन जो है वो वाटर को चेंज कर देता है वाटर वेपर में, वेपर को किसमें, पानी में या फिर एकदम से आइस में। ठीक है, तो ये जो चेंजेस है इसको हम चेंज ऑफ वेदर भी बोलते हैं। ठीक है, ऑन अ रेनी डे यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट वी फील sticky because our sweat water does not get evaporated as there is too much of water vapor in the air. This weather is called humid weather. The amount of water vapor present in the air is called humidity. आपने देखा होगा रेनी डे में क्या होता है कि जब समर के बाद एकदम से रेन आने लग जाती है ना, तो बारिश आने लग जाती है, तो रेनी डे में आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि आपको जब पसीना आता है तो वो पसीना इजीली इवेपोरेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पहले ही एटमॉस्फेयर में, पहले ही वेदर में क्या हो रखा है, एकदम वाटर वेपर कंटेन है, वाटर वेपर है हवा में। ओके, दैट इज वाई हमारा जो स्वेट है वो इवेपोरेट नहीं होता है। ओके, तो इसी वजह से इस वेदर को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिड वेदर बोलते हैं, चिपचिपी वाली गर्मी भी बोलते हैं इसे हम। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है हवा में उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, the heat of the sun changes water into water vapor, then vapor condenses to form drops of water. Tiny drops of water join together to form clouds, and when these clouds become heavier they fall down on the earth as rain. When these raindrops pass through a very cold region they fall down on the earth as snow. ओके, तो यहाँ पर हमें बताया कि जो सन की हीट है वो चेंज कर देती है पानी को वाटर वेपर में। फिर ये जो वेपर है स्टूडेंट्स, ये कंडेंस हो जाते हैं और ये क्या फॉर्म करते हैं, ड्रॉप्स ऑफ वाटर को फॉर्म करते हैं। जब ये ड्रॉप्स ऑफ वाटर एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, क्लाउड फॉर्म करते हैं, जिसे हम कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, और जब क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो वो बर्स्ट हो जाते हैं। ठीक है, बर्स्ट होते हैं तो उनसे क्या निकलता है, बारिश का पानी निकलता है। ठीक है, रेन वाटर निकलता है। ओके, एंड जब ये रेन ड्रॉप्स पास करते हैं एक बहुत ही ठंडी जगह में, फॉर एग्जाम्पल कोई पहाड़ी वाली जगह में, ठीक है, तो वहां पर ये कैसे फॉल करता है, एज अ स्नो फॉल करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एयर। वी ऑलरेडी नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस, the blanket of air surrounding the earth is called atmosphere. We cannot see the air but we can feel it when it moves. Moving air is called wind. Breeze is a gentle wind. A strong wind is called gale. Very strong winds make a storm. There are many kinds of storms such as thunderstorm, dust storm, hailstorm, etc. सो स्टूडेंट, हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो हवा है वो हमारे चारों तरफ है। ठीक है, हमारे चारों तरफ क्या है, हवा है। हम उसे देख नहीं सकते हैं, हम उसे टच नहीं कर सकते, पर हम उसे फील कर सकते हैं। ठीक है, अब जहाँ पर आप सांस ले रहे हो वो भी क्या है, वो भी एयर है। ठीक है, एयर जो है वही आपको मदद कर रही है ना, आपको ऑक्सीजन देने में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने में। ओके, तो ये जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है जो कि हमारे अर्थ को सराउंड कर रही है, इसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ओके, एंड हम हवा को देख तो नहीं सकते, हम उसे बस फील कर सकते हैं। तो ये जो मूविंग हवा होती है इसको हम विंड बोलते हैं, और जो एकदम जेंटली मूव करती है, बहुत ही आराम से मूव करती है, उसे हम ब्रीज बोलते हैं, ठंडी ठंडी हवा जो होती है। ओके, और जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है, जो जेंटल ब्रीज से थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, गेल बोलते हैं। और जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है उसे हम स्टॉर्म यानी कि तूफान बोलते हैं। ठीक है, तो मेयर यहाँ पर बताया गया कि आपको अलग अलग टाइप ऑफ स्टॉर्म्स होते हैं, काइंड्स ऑफ स्टॉर्म्स आपको बताए गए हैं, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया है थंडर स्टॉर्म, नेक्स्ट वन इज डस्ट स्टॉर्म, नेक्स्ट इज हेल स्टॉर्म। ठीक है, अलग अलग टाइप के तूफान होते हैं ये। नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज एन एक्टिविटी गिवन, तो ये एक्टिविटी आपको खुद परफॉर्म करना है एंड यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट और टीचर। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड ब्रीज। At night, the land cools down more quickly than the sea. At night, the land cools down more quickly than the sea. The cold air sinks over the land and pushes out to the sea. The air over the sea is still warm, so it rises. The cold air moves to take its place. So at night, wind blows from the land towards the sea, causing a land breeze. Thus, uneven heating of the land and the water by the sun causes winds. Wind causes changes in weather. Okay. सो हमें यहाँ पर बताया स्टूडेंट कि रात के समय जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा कूल डाउन हो जाती है। ठीक है, एंड मोर क्विकली, ये ज़्यादातर आपको कोस्टल एरिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, वो कोस्टल एरिया यानी कि बीच एरिया जहाँ पर समुद्र होता है और लैंड होता है। ठीक है,
सो रात के समय जो लैंड है वो कूल डाउन हो जाता है बहुत ही जल्दी एज कम्पेयर टू द सी एरिया। ओके, एंड कोल्ड एयर जो कि है वो सिंक करता है ओवर द लैंड, ठीक है, ओवर द लैंड वो सिंक करता है एंड पुशेज आउट टू द सी, और वो किस तरफ जाता है, सी की तरफ जाता है, ठीक है। यानी कि जो कोल्ड हवा होती है ना स्टूडेंट, उसका वेट काफी होता है एज कम्पेयर टू द हॉट एयर। ओके, तो वो सी की तरफ जाता है, द एयर ओवर द सी इज स्टिल वार्म, और जो हवा सी की तरफ है, समुद्र की तरफ है, वो अभी भी गर्म है, ठीक है। तो जो गर्म हवा है काफी लाइट होती है, वो ऊपर की तरफ जाती है और लैंड की तरफ आ जाती है, और जो लैंड में जो कूल एयर है वो किसकी जगह ले लेती है, वार्म एयर की जगह ले लेती है, वो सी की तरफ जाती है। ओके, so it rises, the warm air it rises and it come towards the land area, and cold air जो है उसका जगह ले लेता है, उसकी प्लेस ले लेता है। so at night wind जो है वो blow करता है from the land towards the sea, land से किसकी तरफ, sea की तरफ। दैट इज वाई इट इज नोन एज लैंड ब्रीज। इसी को हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज बोलते हैं, जिसमें जो ठंडी हवा है वो लैंड से सी की तरफ जाती है और जो गर्म हवा है वो सी से लैंड की तरफ आती है। तो ये साइकिल चलता रहता है, तो इस चीज को हम लैंड ब्रीज बोलते हैं। और ये जो अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड है एंड द वाटर बाय द सन, ये कॉज करता है क्या, विंड, हवा, ठीक है। एंड विंड जो है वो क्या कॉज करता है, फिर चेंजेस इन वेदर में कॉज करता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिया है लैंड ब्रीज। Now student, the next point is sea breeze. During the day, land gets heated quickly, but the sea does not. When the air above the hot land gets heated, it rises as hot air is lighter. Cool air over the sea rushes in to take its place. Thus, a cool breeze blow towards the land during the day. तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट बताया है कि दिन के टाइम क्या होता है कि जो लैंड है वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि सन की रोशनी से जो लैंड है वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाती है, और जो सी है वो इतनी जल्दी हीटअप नहीं होता। जो सी समुद्र है वो ठंडा ही है, उसकी चारों तरफ जो हवा है वो ठंडी है, और लैंड की चारों तरफ जो हवा है वो एकदम गर्म है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ठंडी और गर्म हवा जो है वो एक्सचेंज होगी, यानी कि जो लैंड की तरफ गर्म हवा है वो अब लाइट है, लाइट वेट में है, वो अब जाएगी सी की तरफ, और सी में जो ठंडी हवा है वो अब आएगी किसकी तरफ, लैंड की तरफ। ठंडी हवा गर्म हवा की जगह ले लेगी। तो ये जो ब्रीज है, ये जो हवा जो चल रही है, ये लैंड से किसकी तरफ जा रही है, सी की तरफ जा रही है। यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है कोल्ड और हॉट एयर को लेकर। ओके, सो कूल एयर ओवर द सी इट रशेज इन टू टेक द प्लेस ऑफ द लैंड वन, एंड दस अ कूल ब्रीज ब्लो टूवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग द डे। तो कूल ब्रीज जो है वो ब्लो करता है टूवर्ड्स द लैंड, मतलब समुद्र से वो लैंड की तरफ आ रही है। ओके, सो ये जो सी ब्रीज है स्टूडेंट, ये दिन के समय ही होता है, और जो लैंड ब्रीज है वो रात के टाइम होता है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो सी ब्रीज की आपको इमेज भी दे रखी है स्टूडेंट। नाउ बिफोर मूविंग फर्दर, देयर इज अ पॉइंट गिवन, बूस्ट योर माइंड। The highest world temperature recorded is 136 degree Fahrenheit / 58 degrees Celsius at Al Azizia, Libya on 13 September 1922, and the lowest world temperature recorded is 128.6 degree Fahrenheit / -89.6 degrees Celsius at Vostok Station, Antarctica on 21st July 1983। तो यहाँ पर हमें बताया स्टूडेंट कि जो हाईएस्ट वर्ल्ड टेम्परेचर है वो कहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है, वो अल अजीजिया में रिकॉर्ड हुआ है, जो कि लीबिया में है। कब, 13 सितंबर 1922 में। और जो लोएस्ट वर्ल्ड टेम्परेचर है वो कहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है, वो वॉस्टॉक स्टेशन एंटार्क्टिका में रिकॉर्ड हुआ था 21 जुलाई 1983 में। ओके, नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर। Water is the most common substance on the earth. 7/10 of the world's surface is covered by water. Without water, life would be impossible. All living things depend on water. Water fills the seas, lakes, and ponds. It flows in rivers. On high mountains and polar regions, it exerts as snow or ice. In air, it is found in the form of vapor. As water vapor rises, it reaches cold air high in the sky. It turns back into tiny clouds. The drops fall on the land as rain. Okay, तो यहाँ पर हमें बताया स्टूडेंट कि जो वाटर है ये कॉमन सब्सटेंस है हमारे अर्थ का, और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, 7/10 ऑफ द वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड सरफेस से किससे कवर्ड है, पानी से ही कवर्ड है, और बिना पानी के लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, सभी लिविंग बींग्स जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं, पानी पे ही डिपेंड करते हैं। वाटर कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सी में, लेक में, पॉन्ड में। ठीक है, और एंड इट ऑल्सो फ्लो इन रिवर्स। ठीक है,
हाई माउंटेन्स में आप देखोगे एंड पोलर रीजन में आप देखोगे स्नो कवर्ड होता है, ठीक है। तो स्नो में भी क्या है, पानी ही तो है वो, ठीक है, पानी का ही फॉर्म होता है वो, आइस भी। एंड हवा में भी आप देखोगे कि इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वाटर जो है वो वेपर की फॉर्म में पाया जाएगा। और जो वाटर वेपर जब राइज करता है वो इतनी ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच जाता है कि वो कूल एयर फॉर्म करता है, ठीक है, क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं फिर कंडेंसेशन प्रोसेस से। फिर उसके बाद टाइनी टाइनी जो ड्रॉपलेट्स है पानी के वो निकलने लग जाते हैं, तो उन ड्रॉपलेट ऑफ पानी को हम क्या बोलते हैं, रेन वाटर बोलते हैं। ओके, now the next point in this one is evaporation. There are many natural sources of water on earth: the pond, the river, the lake, the well, etc. When the sun shines, its heat causes the water from these sources to evaporate into water vapor. The process of change of water into water vapor due to the heat of the sun is called evaporation. सो स्टूडेंट हमें यहाँ पर बताया है कि हमारे आसपास बहुत सारे नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है हमारे अर्थ में, ठीक है, जैसे कि पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, लेक, वेल, एक्सेट्रा, ठीक है। अब जब सन शाइन करता है उसकी हीट से क्या होता है, वाटर जो है वो वेपोराइज हो जाता है, वाटर जो है वो वेपोरेट हो जाता है, ठीक है। एंड ये जो प्रोसेस है जिसमें पानी जो है वो वाटर वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, दैट इज नोन एज द इवेपोरेशन, उसे हम इवेपोरेशन बोलते हैं। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर आपको यहाँ पर दे रखा है इस फिगर में, जैसे कि पॉन्ड, lake, well and river. Okay, now next thing is that evaporation of water takes place at a faster rate when evaporation जो है water का वो take place करता है at a faster rate when, सबसे पहले आपको पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, द वेदर इज विंडी, जब वेदर बहुत ज़्यादा विंडी होता है तो इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होता है। द टेम्परेचर इज हाई, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होता है तब इवेपोरेशन प्रोसेस जल्दी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, द एयर इज ड्राई, जब हवा एकदम ड्राई फॉर्म में होती है तो तब भी जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो जल्दी होता है। नेक्स्ट वन, द एक्सपोज सरफेस इज लार्ज, जब एक्सपोज सरफेस बहुत ज़्यादा लार्ज होता है तो तब भी इवेपोरेशन जो है वो एकदम जल्दी होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट पॉइंट इज कंडेंसेशन. When water vapor is cooled, it changes into water. The change of water vapor into water by cooling is called condensation. It is a reverse of evaporation. In nature, the water vapor condenses into water in many ways. Clouds, dew, and snow are all examples of condensation. Clouds are formed when water vapor condenses into tiny water droplets. Bigger water droplets make rain. ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें बताया है कि जब वाटर वेपर कूल डाउन हो जाता है वो चेंज हो जाता है किसमें, पानी में। एंड ये जो चेंज ऑफ वाटर वेपर है इनटू वाटर, मतलब जो वाटर वेपर है जब पानी में चेंज हो जाता है बाय द कूलिंग डाउन, दैट इज नोन एज द कंडेंसेशन, जिसमें क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। ओके, तो ये हमेशा रिवर्स होता है किसके, इवेपोरेशन के। ओके, इवेपोरेशन में पानी इवेपोरेट हो जाता है पर इसमें पानी के ड्रॉपलेट्स फॉर्म होकर क्लाउड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इन नेचर जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाता है इनटू द वाटर इन मेनी वेज, जैसे कि क्लाउड्स हो गया, ड्यू हो गया, स्नो हो गया, ये सभी एग्जाम्पल है किसके, कंडेंसेशन के। क्लाउड्स फॉर्म होते हैं जब वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है टाइनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में। ओके, और जो बिगर बिगर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, बारिश बनाते हैं, बारिश का पानी। ओके, नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर आपको यहाँ पर एक्टिविटी वर्क दिया गया है, तो ये जो एक्टिविटी वर्क आपको दिया है ये आपको खुद ही करना है, एंड यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट और एल्डर। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर पोल्यूशन. Contamination of water with undesirable substances is called water pollution. Today, the biggest source of water pollution is the activities of human beings. Water is getting polluted by waste released by industries into water bodies. It is also being polluted by excessive use of fertilizers and pesticides which get washed into water bodies after rain. Oil spills from ships also polluted water. Dumping of garbage and other waste, washing of clothes and animals, and bathing in rivers are other causes of water pollution. It is very important for all of us to learn how to prevent water pollution, because consumption of polluted water leads to many diseases like gastroenteritis, cholera and typhoid. Okay, तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर बताया है कि जो कंटेमिनेशन होता है पानी का, जब कंटेमिनेट हो जाता है पानी, गंदा हो जाता है, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से वाटर पोल्यूट हो गया, तो उसे हम वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। एंड आजकल जो सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन है वो किस वजह से हो जाता है, ज़्यादा ह्यूमन की वजह से हो जाता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है वो डायरेक्टली अगर पानी में डाल दिया जाता है, रिवर वाटर में डाल दिया जाता है, तो पानी जो है वो गंदा हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है। ओके, ऐसे ही अगर ह्यूमन बींग्स अपनी अदर एक्टिविटीज़ अगर उसमें करते हैं, जैसे कि कपड़े धोना या नहाना या फिर
एनिमल को नहलाना, तो वो भी क्या है, गलत है, उससे भी वाटर जो है वो पोल्यूट होता है। ठीक है, फर्टिलाइजर अगर हम ज़्यादा, अगर फार्मर्स फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे इरिगेशन टाइम में, तो उसमें भी क्या हो रहा है, पानी जो है वो पोल्यूट हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो वाटर पोल्यूशन का आपको फिगर इमेज दे रखा है। ओके, सो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें कैसे वाटर पोल्यूशन को रोकना है, उसके बारे में हमें सीखना चाहिए और उस चीज़ को हमें अप्लाई भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसी पोल्यूटेड वाटर को कंज्यूम करेंगे, पिएंगे, तो उससे बहुत सारी डिजीजेस हो सकती है, जैसे कि गैस्ट्रोएंट्रिटिस हो सकता है, कोलेरा या फिर टाइफाइड हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस वन इज इम्प्योर वाटर. Rain is the main source of water. Some of the rainwater flows into rivers, some gets collected in ponds, some rainwater seeps into the ground. We generally get water from rivers and wells. This water contains three kinds of impurities: soluble impurities, then insoluble impurities and germs. Okay, so this water is not fit for drinking. Germs can cause diseases. तो यहाँ पर हमें बताया कि जो रेन है वो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, एंड मोस्ट ऑफ द रेन वाटर जो है वो फ्लो करता है कहाँ पर, रिवर में जाता है, कुछ पार्ट ऑफ पॉन्ड में जाता है। ठीक है, रेन वाटर जो है अंडरग्राउंड में भी जाता है, ठीक है, ग्राउंड की तरफ भी जाता है, एंड हमें जनरली जो वाटर है वो कहाँ से मिलता है, रिवर से, वेल से, पॉन्ड से मिलता है। ठीक है, और ये जो वाटर है ये तीन तरीके के होते हैं, एक होता है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज वाला, एक होता है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, और एक होता है जर्म्स वाटर। ओके, सो ये जो वाटर है ये हमारी ड्रिंकिंग के लिए तो फिट नहीं होता है, तो हमें इसे फिट बनाना पड़ता है। ठीक है, हमें इसे बॉईल करना होता है, इसे अच्छे से फिल्टर करना होता है। ठीक है, जर्म फ्री बनाना पड़ता है। Now student, before moving further, there is a point given, boost your mind. Sea water is the most impure form of water. It receives all the impurities present in river water. Dissolved salts, especially common salt, give seawater a salty taste. The seawater cannot be used for home and agriculture. अब ये जो सी वाटर है बहुत ही खारा पानी होता है इसमें, यानी कि बहुत ही नमकीन पानी होता है, और ये रिसीव करता है जो भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है रिवर वाटर में, ये रिसीव करता है। डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं इसमें, स्पेशली कॉमन सॉल्ट होता है इसमें। ठीक है, जिससे ये पानी जो है बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी होता है टेस्ट वाइज। ओके, एंड सी वाटर जो है वो होम नहीं हो सकता किसी, मतलब कोई भी एक्वेटिक एनिमल्स का वो घर नहीं हो सकता है, बहुत ही कम एक्वेटिक एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं, एंड एग्रीकल्चर भी वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस वन इज गिवन, purification of water. The insoluble impurities can be separated by the following method. तो यहाँ पर आपको सबसे पहला मेथड दिया है sedimentation. Allow the impure water to stand for some time. The heavier insoluble impurities like sand, mud, etc. will settle down and the clean water is left on the top. This is called sedimentation. तो यहाँ पर हमें बोला है कि हमें पहले अलाउ करना है कि जो इम्प्योर वाटर है वो नीचे की तरफ ही रह जाए, और जो हैवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ हो जाए, और जो साफ साफ पानी है वो ऊपर की तरफ आ जाए। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट वन इज डिकैंटेशन. The clear water obtained by the process of sedimentation can easily be poured into another beaker. This process is called decantation. अब हमें sedimentation से क्या मिल गया, क्लियर वाटर मिल गया ऊपर ऊपर की तरफ। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वेसल में उस पानी को पोर करेंगे, पर हमें ये भी ध्यान देना है कि हमें नीचे के इम्प्योरिटीज को नहीं गिराना है। ठीक है, तो हम पानी को दूसरे वेसल में पोर कर देंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिकैंटेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को। ओके, now next process is filtration. The process of separating out insoluble impurities from water by using a filter is called filtration. We use filtration in laboratories and also at home. At home sometimes we use a muslin cloth to filter various things. अब filtration वो part है, वो प्रोसेस है जिसमें हम सेपरेट करते हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को पानी से। ठीक है, लाइक उसे यूज़ करने से पहले। एंड फिल्ट्रेशन हम लैबोरेटरीज में भी यूज़ करते हैं, फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं। ठीक है, और घर में हम एक मुस्लिन क्लोथ होता है वो यूज़ करते हैं फिल्टर करने के लिए। नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट गिवन, बूस्ट योर माइंड. वी यूज वाटर फिल्टर एट होम टू फिल्टर द वाटर. द कैंडल्स ऑफ दीज फिल्टर्स आर मेड ऑफ पोरस मटीरियल विच हेल्प टू फिल्टर द वाटर. अब हम क्या यूज़ करते हैं, हम वाटर फिल्टर यूज़ करते हैं घरों में पानी को फिल्टर करने के लिए। अब फिल्टर के जो कैंडल्स होते हैं स्टूडेंट, वो एक पोरस मटेरियल्स होते हैं। वो किसके बने होते हैं, पोरस मटेरियल के बने हुए होते हैं, जो मदद करते हैं पानी को अच्छे से फिल्टर होने में। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इन दिस वन इज बॉइलिंग. Boiling is the simplest method to purify water. In this method, water is boiled at least for 10 minutes. Germs present in water are killed by boiling. अब boiling जो है एक simple method है, पानी को purify करने में मदद करता है, साफ करने में। and इस method में क्या होता है, boil करा जाता है पानी को, like at least 10 minutes के लिए हम boil करते हैं, और ताकि ये germ free भी बन जाता है और हमारे use के लिए भी बन जाता है। Okay student? Now the last topic in this one is underground water.
Water changes forms and moves in a cycle in nature. Water that falls as rain and the water that we throw away goes down into the ground. It seeps through the topsoil, the subsoil, and porous rocks. It finally settles below the porous rock as it cannot pass through the non porous rocks. So, there is a large storage of underground water. We draw out this underground water from tube wells and wells. Places that are dry have less underground water. The level of underground water in an area is called water table. Water is a precious natural resource. We should use it carefully. We should not waste water. तो यहाँ पर हमें बताया स्टूडेंट कि वाटर जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है, उसकी साइकिल भी चेंज होती रहती है. वाटर साइकिल भी आपने पढ़ा, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन. ओके, तो वाटर जब फॉल डाउन होता है रेन के फॉर्म में, ठीक है, या फिर हम जब पानी को ऐसे फेंक देते हैं, ठीक है, तो पानी कहाँ जाता है? फिर आपने देखा वो पानी एकदम से गायब हो जाता है, तो वो पानी अंडरग्राउंड चले जाता है. जो सॉइल है वो अपने अंदर उस पानी को ले लेता है. फिर पानी टॉप सॉइल में जाता है, सब सॉइल में जाता है, फिर नीचे पोरस रॉक में चले जाता है, फिर फाइनली वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है. तो वो जो पानी जो स्टोर हो रखा है वो उसे हम क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं. ठीक है, फिर हम ट्यूबवेल्स वगैरह बनाते हैं, वेल बनाते हैं, ताकि उस अंडरग्राउंड वाटर को हम यूज़ कर सके, उसको हम यूज़ में लेकर आ सके. ओके, सो प्लेसेस जो बहुत ही ज़्यादा ड्राई एरिया होता है, लाइक फॉर एग्जांपल डेजर्ट एरिया हो गया, तो वहाँ पर आपको अंडरग्राउंड वाटर नहीं मिलेगा, इतने देखने को नहीं मिलता है. ओके, एंड जो लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर होता है एक एरिया में, उसे हम क्या बोलते हैं? वाटर टेबल बोलते हैं. ठीक है, तो वाटर जो है स्टूडेंट वो काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है, तो हमें इसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए, हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. ठीक है, नाउ स्टूडेंट आपको यहाँ पर वर्ड बैंक दिया है, ये वर्ड बैंक आपको लिखना है, अच्छे से इसको याद भी करना है. नाउ लेट्स मूव इनटू द समरी पॉइंट, दैट इज द मेन पॉइंट्स. Point number 1 is weather is the condition of the atmosphere surrounding us at a particular time in terms of temperature, atmospheric pressure, wind and moisture. Next one, the amount of water vapor present in the air is called humidity. Next one, the blanket of air surrounding the earth is called atmosphere. Next one, uneven heating of land and the water by the sun causes winds. Next one, 7/10 of water surface is covered by water. Next one, the process of change of water into water vapor due to the heat of the sun is called evaporation. Next one, the change of water vapor into water by cooling is called condensation. Next one, clouds, dew and snow are all examples of condensation. Next one, contamination of water with undesirable substances is called water pollution. And the next one is the level of underground water in an area is called the water table. I hope student that you understood this chapter. आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो एक्सरसाइज है वो भी अच्छे से कंप्लीट करना है. Now I will meet you in another class. Till then students, bye bye.